हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर समरी के वीडियो सीरीज़ में, जो कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट सीबीएसई बोर्ड में लगा हुआ होता है क्लास 11th और 12th में। उसके एनसीईआरटी के बुक अभी हम लेके चल रहे हैं और इस समय हम ले रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका चैप्टर समरी अभी हम ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 7th चैप्टर पे हम लोग पहुंच चुके हैं, बाकी भी चैप्टर्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो ये जो चैप्टर है, ये इसका टॉपिक है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आजकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। इसको इसीलिए इसको एनसीईआरटी की बुक में इंक्लूड करा गया है। तो इस चैप्टर में हम समझते हैं कि देखिए सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में क्या रिलेशन है, एक दूसरे को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है, पब्लिक क्या कर सकती है, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले इसमें यह बताया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो एक ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जो कि सस्टेनेबल हो। मींस कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब कि अगर हम कोई विकास का काम करते हैं तो वो प्रेजेंट जनरेशन के लिए तो मददगार हो, साथ में वो आने वाले जनरेशन के लिए, आने वाले लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो और उनको वो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पहुंचाए और उनके लिए वो आगे तक बना रहे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इसमें हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना है वो बैलेंस्ड करना है। मींस प्रेजेंट के लिए भी रखना है और फ्यूचर के लिए भी उसको संभाल के रखना है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी इसी तरीके से होनी चाहिए, सोशल प्रोग्रेस भी इसी तरीके से होनी चाहिए, जिससे कि वो आने वाले फ्यूचर जनरेशन के काम भी आ सके। एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत सारे आप लोग सुनते होंगे न्यूज़ में, टेलीविज़न में, सोशल मीडिया पर। तो क्या होता है, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन माना जाता है कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, मिस यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को का कारण बनती हैं। अब मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज इस समय क्या कह सकते हैं हम, डिफॉरेस्ट्रेशन है, एयर एंड वाटर पोल्यूशन है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, लैंड डिग्रेडेशन है, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज है। इस तरीके के एनवायरमेंटल इश्यूज हम लोग अभी सुन रहे हैं। डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में, जैसा कि अभी हमने पीछे भी बात करा, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, तो एनवायरनमेंट को हार्म कई बार पहुंचता है और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए डिमांड भी काफ़ी बढ़ जाती है। और जो फैक्ट्रीज लगती हैं उससे स्मोक निकलता है, इमिशंस निकलता है, बहुत सारा तरीके का वेस्ट निकलता है और हमारे एनवायरनमेंट को वो बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा सकता है। अब ये बताया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन आल्सो इम्प्रूव द एनवायरनमेंट इफ़ मैनेज्ड प्रॉपरली। मगर हमें इस तरीके से डेवलपमेंट करना है जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को भी हम प्रॉपर से मैनेज कर सकें। वो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम क्लीन टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, क्लीन एनर्जी की बात कर सकते हैं, इनोवेशंस के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज हमें लेकर आनी चाहिए। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया, कुछ और टॉपिक पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसमें, जैसे डिफॉरेस्ट्रेशन, एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो जब हम डिटेल में लेंगे तो फिर हम इन चीज़ों को और ज़्यादा ले लेंगे। क्या स्ट्रेटेजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं? देखिए, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को बचा के रखना है, क्लीन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है और वेस्ट जितना हमारा बनता है उसको हमें रिड्यूस करना है कि हम वेस्ट जो है वो कम से कम बने। एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन की बात करी गई है। देन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करी गई है, जैसे कि अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उसमें पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो हम वो सस्टेनेबल मानी जाएगी।
आप गवर्नमेंट के क्या इसमें एफर्ट्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो बहुत सारे एनवायरमेंटल लॉज बना दिए गए हैं, जैसे कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना, देन एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट बना, देन वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट बना। तो इस तरीके के कई सारे गवर्नमेंट ने नियम कानून बना दिए हैं और कोशिश है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ें। पब्लिक को भी काफ़ी अवेयर किया जा रहा है, एजुकेटेड किया जा रहा है। ग्लोबल इनिशिएटिव केवल देश में ही नहीं, पूरे ग्लोबल लेवल पे भी एफर्ट्स किए गए हैं। ग्लोबल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं, जैसे पेरिस एग्रीमेंट है और भी बहुत सारे एग्रीमेंट हैं। यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इसको इंक्लूड करा गया है और ये बताया गया कि क्लीन वाटर, सैनिटाइजेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट एक्शन पर काम किया जाना चाहिए। तो ये कंक्लूज़न है दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एसेंशियल टू एंश्योर दैट इकोनॉमिक प्रोग्रेस डज नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। हम जो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, वो ऐसा ना हो कि हमारे एनवायरनमेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचाएं। और हमें इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट में एक बैलेंस ग्रोथ लेके चलना है। ग्रीन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेट्रा पे हमें काम करते हुए आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच। ये चैप्टर समरी थी, लगभग 6-7 मिनट में पूरी हो गई और इसको आप बार बार सुने तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी, आपके एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। और ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको कैसा लग रहा है वीडियो। और मैं चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लोगों को भी रेफ़र करें। थैंक यू सो मच।